नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। देखिए, सबसे आखिर में बोलने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो आप सोच कर आते हैं बोलने के लिए वो सब कुछ बोला जा चुका, तो कुछ बचता नहीं है। और मुझे लगता है कि इधर जितने लोग बैठे हैं इसमें सबसे कम उम्र मेरी है, तो मुझसे कुछ खास की उम्मीद ना रखें आप। और वैसे भी मैं बोलने के धंधे में नहीं हूं, मैं तो पूछने के धंधे में हूं। लेकिन कुछ चीजों पर बात होनी चाहिए, और इसके बावजूद होनी चाहिए कि वो हमको चुभती है। बाबा साहब ने एक बात हमेशा कही कि अगर तुम सुधार की बात करोगे, अगर तुम जाति तोड़ने की बात करोगे, बराबरी की बात करोगे, समता, न्याय, बंधुत्व की बात करोगे, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी लोगों को। तो किसको अच्छी नहीं लगेगी? उसको अच्छी नहीं लगेगी जो इसका लाभार्थी रहा है, जो शोषण की पूरी व्यवस्था का बेनिफिशियरी है, उसको ये बात चुभेगी। तो क्या हम इस डर से कि चूंकि इस पूरी व्यवस्था के बेनिफिशियरी को कुछ बातें चुभेंगी, ये बात कही ही ना जाए? बाबा साहब ने तो मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि उनको लगता था कि इसके बगैर बात हो नहीं पाएगी। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो लगता है कि हम एक भयावह दौर में खड़े हैं, क्योंकि बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया से आइडिया ऑफ इंडिया तक पहुंच गई है, और बीच में जो है वो लगभग 70 साल का फासला है, 75 साल का। तो भारत जो एक खोज था, अब उस खोज के भीतर हम अपना भारत खोज रहे हैं। नेहरू ने जिसको आज से 75-80 साल पहले कह दिया था कि देखो ये हमने खोजा है, ये तुम हो, आज हम पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। ये बात बड़ी खतरनाक है। हम पीछे गए, हम बार बार आईन की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम भविष्य की बात कर रहे हैं? क्या हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके बगैर हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचा नहीं पाएंगे? जब मैं यहां आ रहा था और मैं इस दरवाजे से दाखिल हो रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात बार बार चल रही थी। मैं जब भी सार्वजनिक समारोहों में शिरकत करता हूं तो मैं कुछ चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखता हूं। तो मैं सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये मंच मेरे लिए मुफीद है या नहीं, क्या ये लोग मुझे सुनेंगे? अरुंधति रॉय एक बात कहती है, वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ प्लीज यू। हम आपको खुश करने के धंधे में नहीं। एक लेखक, एक पत्रकार, एक चिंतक, उससे समाज हमेशा खफा है। भाई राजा राम मोहन राय ने जब पर्दा प्रथा खत्म करने की बात कही तो ये बात लोगों को अच्छी थोड़ी लगी होगी। जब बाबा साहब ने कहा कि आदमी और आदमी बराबर हो गए तो ये बात लोगों को अच्छी थोड़ी लगी होगी। जब प्रिवी पर्स खत्म किया गया और कहा गया कि नहीं, राजा और साधारण व्यक्ति एक समान, तो ये बात अच्छी थोड़ी लगी होगी। लेकिन क्या हम वाकई उस प्रेमाइस पर खड़े हैं, उस धरातल पर खड़े हैं जहां हम आइडिया ऑफ इंडिया के थॉट को लेकर ईमानदार हैं? क्या हम ऐसा दावा कर सकते हैं? तो जब मैं इस दरवाजे से दाखिल हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा मंच है जिस पर कोई दलित नहीं होगा,
जिस पर कोई आदिवासी नहीं है, जिस पर कोई स्त्री नहीं है। और इस समय भी जब मैं ये बात कह रहा हूं, इस पूरे हॉल में कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। तो हमको सोचना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमने सचेत तरीके से यह मान लिया है कि इनके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या हम इस देश के 60%, 70%, 80%, 90% अगर स्त्री को भी जोड़ें, लोगों की हिस्सेदारी को इस हॉल से मुकम्मल तौर पर काटकर आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर भी सकते हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या हम नैतिक तौर पर ईमानदार होने का दावा कर सकते हैं? यह बात हमको सोचनी पड़ेगी और तुरंत सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस दौर में यह बात कर रहे हैं जब उमर खालिद जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, होनहार नौजवान बिना किसी कसूर के इस देश की अदालतों और जांच एजेंसियों की कृपा से 5 साल से जेल में पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो उससे ज्यादा समय से जेलों में पड़े। उमर का कसूर क्या है? क्योंकि वो बोलता है, और ये हक किसी हुकूमत ने तो दिया नहीं है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो हम उमर खालिद के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम लोग लड़ रहे हैं, बिना अंजाम के बारे में सोचे हुए लड़ रहे हैं। कल को हमको जेल में डाला जा सकता है अलग अलग वजहों से। बावजूद इसके हम आज भी उमर को बेकसूर मान रहे हैं। 2 दिन पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी है और एक दिन सब बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई कसूर उनका बनता ही नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने उसको बंद रखा है। ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का तो है ही। लेकिन मैं बार बार इसलिए नैतिक ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि जिस आर्टिकल 19 के दम पर हम उमर खालिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उसको बोलने का हक है, वही आर्टिकल 19 जावेद अख्तर को भी मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल में उनको बोलने से रोका गया। उर्दू एकेडमी का कार्यक्रम था, विषय क्या था? हिंदी सिनेमा में उर्दू। आप बताइए कि हिंदी सिनेमा में उर्दू पर बोलने के लिए क्या जावेद अख्तर से बड़ा कोई नाम है? आप क्यों रोकेंगे बोलने से? आजादी सिलेक्टिव नहीं हो सकती है, वो चयनात्मक नहीं हो सकता। इतना वाला अच्छा है जो हमको सूट करता है, ये वाला खराब है क्योंकि हमको सूट नहीं करता है। हेजिमनी को ब्रेक करना पड़ेगा, वर्चस्ववाद को तोड़ना पड़ेगा। बंगाल में तो नहीं है भाजपा की सरकार, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, आपने सिद्दीक कप्पन को उठाकर बंद कर दिया। हम मानते हैं कि महाराष्ट्र में है, लेकिन बंगाल में नहीं है। अगर आज हम यहां बैठकर विलियम डिंपल के लिए मांग कर रहे हैं कि उनको अपने तरीके से बात करने और बोलने का अधिकार है, तो क्या एक नागरिक समाज के तौर पर हमने उन लोगों को यह अधिकार दिया है जो सचमुच में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना चाहते हैं, बराबरी की बात करना चाहते हैं? दुनिया का कोई भी समाज जो अपने पढ़े लिखे लोगों को खारिज कर देता है, चिंतकों को खारिज कर देता है, नागरिक कार्यकर्ताओं को खारिज कर देता है, वो तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की का ढोंग कर सकता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं और पूरी हिम्मत के साथ कह रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं जिस आत्मीयता के साथ ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप तक पहुंचेगी। मैं उम्मीद कर रहा था, और मेरी तरह के तमाम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से कोई आवाज उठेगी कि एक समानांतर फेस्टिवल होगा कोलकाता में, और कुछ लोग उठेंगे और कहेंगे कि आप आइए और यहां बोलिए, हम सुनेंगे आपको। बेशक आपकी बात हमको पसंद नहीं आती,
कहने का मतलब यह है कि जिन तौर तरीकों से हम सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं और प्लूरलिस्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसमें इन सब बातों पर खुलकर बहस होनी चाहिए, खुले दिल से बहस होनी चाहिए। हमको अपना दिल खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बात अब जरा सोचिए कि आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी ने 1997 में किताब लिखी आइडिया ऑफ इंडिया। अब उस दौर को याद कीजिए, मैं बहुत छोटा था, आई.के. गुजराल की सरकार जा रही थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार। वाजपेयी अपनी लोकप्रियता के उरूज पर थे। आरएसएस का प्रभाव इस देश में व्यावहारिक तौर पर पहली बार एक सत्तामूलक संगठन के तौर पर बढ़ रहा था, और उस समय किताब आती है आइडिया ऑफ इंडिया। और उस आइडिया ऑफ इंडिया में सुनील खिलनानी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो भाई, भारत जो है वो सिविलाइजेशनल यूनिटी नहीं है, वो सभ्यतागत एकता का कोई क्षेत्र नहीं है। ये बहुरंगी इलाका है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बोली भाषा, खान पान, कपड़ा लत्ता, सोच समझ के लोग हैं। कोर में क्या था? डाइवर्सिटी। मतलब आइडिया ऑफ इंडिया के कोर में डाइवर्सिटी है। तो एक वर्ड में कहें कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, तो सिर्फ डाइवर्सिटी और कुछ नहीं। डाइवर्सिटी के बिना हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात नहीं कर सकते। और डाइवर्सिटी का मतलब हर तरह की डाइवर्सिटी। हमको सबको सुनना पड़ेगा, हमको सबको बोलने का मौका देना पड़ेगा, हमको सबको समझना पड़ेगा। लेकिन जो बात पिछले 2-3 घंटे में बिल्कुल नहीं हुई है, वो ये कि आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा किससे है? हमसे तो नहीं है, आपसे भी नहीं, इधर बैठे लोगों से भी नहीं है। तो आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा हुआ कैसे? कहां से यह खतरा पैदा हुआ? पिछले 12-14 सालों में यह खतरा हमको ज्यादा महसूस क्यों हो रहा है? हमने कुछ गड़बड़ी की? और हम नेव नहीं हो सकते, मासूम नहीं हो सकते। मतलब माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, मैं मासूम नहीं। कोई भी सोचने समझने वाला व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति, बहस करने वाला व्यक्ति उस लहजे के इनोसेंस की उम्मीद उससे नहीं की जानी चाहिए जो उसकी बुनियाद को खत्म कर दे, तार्किकता की। तो किससे खतरा पैदा हुआ? आइडिया ऑफ इंडिया को, डाइवर्सिटी को। और माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे सेकुलरिज्म बड़ा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मैं जार्गन्स में फंसने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये शब्द नहीं, ये शब्द चलना चाहिए, नहीं, ये होना चाहिए। उसको समझे जाने की जरूरत है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स वायलेट हुए हैं तो वो रीडिफाइन करने की जरूरत है। वकील साहब बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे, कोर्ट भी कहता है कम विद क्लीन हैंड। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। तो हमको क्लीन हैंड आना पड़ेगा, हम सब। एक लड़ाई हम बाहर लड़ रहे हैं, एक लड़ाई हमको अपने भीतर भी लड़नी पड़ेगी। हम जो कर सकते हैं, हम अपने आसपास के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा, स्त्रियों, उनको क्या ये महसूस करा पा रहे हैं कि तुम भी मेरे बराबर हो? तुम्हें कट कर रहने, बट कर रहने की जरूरत नहीं है। तो जिस सवाल पर मैं बात करना चाहता हूं कि सुनील खिलनानी ने कहा कि देखो भाई, भौगोलिक या सांस्कृतिक इकाई नहीं है भारत, ये एक डाइवर्स जोन है, जीवंत, गतिशील और जटिल परियोजना है आइडिया ऑफ इंडिया। और अगर इसको बचाओगे, ये तभी तक जिंदा रहेगा जब तक विविधता, लोकतंत्र और तुम्हारे
तुम्हारे समावेशी सिद्धांत, इंक्लूसिव प्रिंसिपल बचे रहेंगे। अगर इनको बचा पाओगे तो भारत नाम के विचार को भी बचा लोगे। और अगर इसको नहीं बचा पाओगे और इसके लिए बहाने चाहे जो बनाओ, तुम आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं बचा पाओगे। अब यह देखिए कि 1997 में आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खलनानी कॉइन करते हैं, और उसके बाद एक तो वो समय ही, इसका मतलब कि खलनानी को यह लगा कि आइडिया ऑफ इंडिया पर बात करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंचाई जा रही है अलग अलग तरीके से, क्योंकि जब ये किताब आई उसके 5 साल पहले बाबरी मस्जिद हुआ था और देश के माहौल में भारी उथल पुथल चल रही थी। पहले नेशनल फ्रंट और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें लड़ रही थी अपनी सीमाओं से, जड़ताओं से। देखिए, कोई चीज हवा में नहीं है, हर चीज धरातल पर है। हम जब तक उसके मूल को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बचा सकते। और मैं आइडिया ऑफ इंडिया की बात से आगे जाना चाहता हूं। मैं आइडिया ऑफ सेल्फ की बात करना चाहता हूं। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और आइडिया ऑफ सेल्फ क्या है? आइडिया ऑफ सेल्फ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बात होनी चाहिए, संविधान के विचार पर बात होनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो निरपेक्ष है, बाकी हर चीज सापेक्ष है। आप मुझसे पूछिए आइडिया ऑफ इंडिया, हर आदमी की जरूरतें अलग है। अगर आप मुझे कहेंगे भूख क्या है, तो हो सकता है मैं कहूं एक पिज्जा। इस हॉल से बाहर खड़े आदमी से पूछेंगे भूख क्या है, तो हो सकता है कहे वो एक पाव बिरयानी। और बाहर दरवाजे से बाहर खड़े सड़क पर पड़े हुए आदमी से पूछे भूख क्या है, तो कहेगा 2 बासी रोटी। अब बताइए, भूख जैसी चीज, भूख से ज्यादा सेकुलर चीज तो कोई नहीं हो सकती ना। उसका कोई कौम नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसमें भी फर्क है। तो मुझसे अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हो सकता है मैं उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। मोहन भागवत से आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं भारत में जो रहता है सब इंडियन है, यही आइडिया ऑफ इंडिया। हमको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे कोई लेना देना नहीं है, सब हिंदू हैं, यही आइडिया ऑफ इंडिया। उनका भी एक आइडिया ऑफ इंडिया है। तो आइडिया ऑफ इंडिया अपने आप में एक बड़ी लाइवली चीज है, गतिशील चीज है, जीवंत है। मैं अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, आप अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एक लाइवली डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है, लेकिन उसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। आप उससे इधर से उधर नहीं जा सकते। उसी खांचे में रहकर आपको अपने अधिकार मांगने होंगे, और वो इसकी गारंटी देता है। आपको या हमको अधिकारों की गारंटी सिर्फ और सिर्फ संविधान से मिल सकती है। दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो हमारे अधिकारों की बात करती हो सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका मतलब यह हुआ कि हमने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कलेक्टिवली वीकन किया है, कमजोर किया है, और वो हर लेवल पर हुआ है। मैं अपने आप को लेकर भी बहुत निष्ठुर हूं। मैं आज से 20 साल पहले जैसे सोचता था आज वैसे नहीं सोचता हूं। मुझे लगता है हाँ मुझसे गलतियां हुई, मैंने भूलें की हैं, लेकिन मैंने उससे सीखा है। दिक्कत तब है जब हम भूल भी करेंगे और हम सीखेंगे भी नहीं। तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से कमजोर होना शुरू हुआ, और क्या हमने उस पर गौर किया? और अगर गौर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हम यह मानकर बैठे थे कि एक किताब बन गई है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबको बचा लेगा, और हमको उसको बचाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो यह होता नहीं है। जिस किताब ने हम सबको अपने तरीके से बात करने की, खान पान की, रहने की, पूजा पद्धति, उपासना की गारंटी दी है, उसको तो बचाना पड़ेगा ना।
आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार देंगे? नहीं मार सकते, उसको बचाना पड़ेगा और सब कुछ दांव पर लगाकर बचाना पड़ेगा। तो मैं इस बात पर बड़ा फर्म हूं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्रश किया गया है और हर लेवल पर किया गया है। और जब तक हम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बात नहीं करेंगे, हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करने की ईमानदार कोशिश नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आइडिया ऑफ इंडिया पर चोट कहां से पड़नी शुरू हुई। कहां रहता है आइडिया ऑफ इंडिया? कहां रहता है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मंदिरों में तो रहता नहीं है, मस्जिदों में भी नहीं रहता, गिरजाघरों में भी नहीं रहता, गुरुद्वारों में भी नहीं रहता। तो आइडिया ऑफ इंडिया कहां रहता है? ये जिस प्लूरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिस सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, वो एक थॉट है, एक विचार, आइडिया है ना, विचार है। तो वो विचार कहां रहता है? वो विचार रहता है स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, बहस मुबाहिसों के केंद्रों में। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चोट पहुंचाई है, तो वो कैसे पहुंची चोट? क्योंकि हमने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की लड़ाई नहीं लड़ी, वहां पढ़ने वाले बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ी। हमने ये मान लिया कि उमर खालिद लड़ लेगा। एक छात्र के तौर पर, एक स्कॉलर के तौर पर हमने उसकी लड़ाई लड़नी छोड़ दी। नागरिक समाज, एक वृहत नागरिक समाज के तौर पर हमने बात करनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? आपको हैरानी होगी कि हमारे बिल्कुल सटा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, नहीं है छात्र संघ। लेकिन जेएनयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, एएमयू में नहीं है, वहां बंद करा दिया गया। जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर निकलते हैं या उसकी अहमियत को कमतर करना शुरू करते हैं, अपनी नजरों में डिमीन करना शुरू करते हैं, तो लड़ाइयां भी कमजोर होती हैं, अधिकारों की लड़ाइयां भी कमजोर पड़ेंगी। और जिस बड़ी तादाद में नाइंसाफियों का विरोध होना चाहिए था, आपको हैरानी होगी कि उसी 2020 के दिल्ली रॉयट्स में कपिल मिश्रा पर ज्यादा संगीन इल्जाम है। रवेश वर्मा ने क्या नहीं कहा था, लेकिन एक एफआईआर तक नहीं हो पाई। और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस देश के सीनियर एडवोकेट्स की पूरी टीम लग गई। क्या प्रशांत भूषण, क्या इंदिरा जयसिंह, क्या कपिल सिब्बल, एक एफआईआर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हुकूमत को लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं और इससे हम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम लच्छेदार बातें कर सकते हैं, लेकिन इसी देश की लोकसभा में एक रिपोर्ट आई कि पिछले 10 साल में लगभग 89,000 स्कूल बंद हो गए। उन 89, और यह सरकारी स्कूलों का आंकड़ा है। अब 89,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए और प्राइवेट स्कूल्स बढ़ गए। तो उन सरकारी स्कूलों में कौन लोग पढ़ते थे? किस तबके के लोग पढ़ते थे? निश्चित तौर पर उसमें गरीब लोग पढ़ते थे, और वो तमाम जातीय और धार्मिक समूहों के बच्चे पढ़ते थे जो कम पैसे में पढ़ लेना चाहते हैं, जिनको मिड डे मील भी मिल जाता है खाने के लिए। तो जब आप स्कूलों को बंद करते हैं तो केवल एजुकेशन प्रभावित नहीं होता है, असल में आइडिया ऑफ इंडिया प्रभावित होता है। क्योंकि आपने उन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को एक झटके से उनके सबसे बुनियादी अधिकार से वंचित कर दिया। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी सिस्टम आप देखिए
और ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, इस पर आने वाले 5 साल के बाद और बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आइडिया ऑफ इंडिया पर चोट हुआ है। 1995 में इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एक। आपके पड़ोस में जामिया मिलिया इस्लामिया, जाकर पता कर लीजिए कितनी फीस है। 5,000, 10,000, 20,000, यही अधिकतम। जेएनयू में तो 400-500 है, एएमयू में भी ऐसे ही 1,000-1,200। बीएचयू, हिंदू यूनिवर्सिटी की भी मैं बात कर रहा हूं, मतलब 1,000, 2,000, 5,000। एम्स की फीस है 14-15 हजार रुपए एमबीबीएस करने की, 1 साल की। लेकिन अगर आप चले जाएंगे चेन्नई में, एक जगह है पढ़ने के लिए, वहां 2 करोड़ फीस लगती है एमबीबीएस की। 8 लाख 10 लाख तो ग्रेजुएशन करने की फीस है। तो हम में से कितने लोग हैं इस हॉल में बैठे हुए जो अगर 2-3 भाई बहन हो तो हमारे माँ बाप एमआईटी, गलगोटिया या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हमको सिंपल बीए करा लेंगे। तो हम कहां से कॉन्स्टिट्यूशन सीखें? हम कहां से आइडिया ऑफ इंडिया सीखें? आपने पूंजी, शिक्षा की व्यवस्था को पूंजी आधारित बना दिया। जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा उसका आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा। तो किसका आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा? धन्ना सेठों का आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा। वो धन्ना सेठ कौन लोग हैं, किस तबके से आते हैं, ये सोचना तो पड़ेगा। एक एजेंसी बनाई इस हुकूमत ने, हेफा। आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना या नहीं? हेफा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है। हेफा कहता है कि सरकार से कर्जा लो और पढ़ाओ और कर्जा चुकाओ। एड खत्म करना है, अनुदान नाम की चीज खत्म करनी है। और उस हेफा के विधान में लिखा हुआ है कि धीरे धीरे हम इसको सेंटर फॉर एक्सेलेंस और स्कूली एजुकेशन में भी लागू करेंगे। मतलब छोटे बच्चे जो नर्सरी, केजी, क्लास 1, 2, 3, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, उनको भी हेफा के दायरे में धीरे धीरे लाने की कोशिश होगी। मतलब जो इंस्टीट्यूशन सरकार ने खड़े किए, अब कह रहे हैं कि उसको हम पैसा नहीं देंगे। तो ये तो जो मोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी है अमेरिका, वहां भी नहीं है। वहां भी स्कूली एजुकेशन फ्री है एंड फ्री फॉर ऑल। तो हम क्या इस बात से परेशान हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं? हम क्या इस बात से परेशान हैं? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, नजर उठाकर देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट एक सेल्फ फंडेड कोर्स चला रहा है। क्यों? इसी हेफा की वजह से कि आप पैसा दो और पढ़ो। मतलब आप एजुकेशन खरीद रहे हैं, सरकार गारंटी नहीं दे रही सस्ते एजुकेशन की। तो आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे धीरे, अब ये वो तबका है जिसको एजुकेशन से अलग रखा गया है, वही तो जा रहा है आज भी सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल में पढ़ने के लिए। तो आपका सिद्धांत बड़ा साफ है कि हम गरीब बच्चों को, पसमानदा को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो गाड़ी साफ करें, वो ड्राइवर बने, वो कंडक्टर बने, वो सफाई करें। अब जिस खतरे की तरफ मैं बात कर रहा हूं वो ये कि ये वो व्यवस्था है जो, जिसको हम जाति आधारित व्यवस्था कहते हैं, और जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जाति के आधारित जो काम होंगे उसकी तरफ लौटना है। आप नहीं समझ, आप पता नहीं एक चीज पर आपने गौर किया या नहीं किया कि इस देश की हुकूमत एक ताकतवर हुकूमत है। जुडिशरी पर उस ताकत का प्रभाव हम देखते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जैसा चीफ जस्टिस जो रहा हो, वो खुलेआम कहता है कि 8 बार एडजॉर्नमेंट मांगा उमर के वकील ने, और कपिल सिब्बल ने कहा झूठ बोल रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, हमने 2 बार मांगा। एक बार जब मेरी तबीयत खराब थी और दूसरी बार जब 370 पर डिबेट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। लेकिन यह बात सामने क्यों नहीं आती? कौन कहेगा इसको और कहां कही जाएगी यह बात? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी
हम खित्तों में बंटकर बात करेंगे। हम सब बहुत बटे हुए हैं दोस्तों, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जब तक कि हमारे बीच एक बड़ी एकता नहीं बनेगी, हम नहीं बचा पाएंगे आइडिया ऑफ इंडिया को। अब आइए मीडिया पर। कहा गया कि मीडिया और खासकर सोशल मीडिया जो है वो कम पूंजी का माध्यम है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया कहते हैं, मैं कहता हूं दो तरह के मीडिया है, एक सोशल मीडिया और एक एंटी सोशल मीडिया, जो समाज की बात करता है, एकता की बात करता है, संविधान, मनुष्यता, बंधुत्व की बात करता है, और दूसरा जो इस समाज को तोड़ने की बात करता है। उसको आप टेलीविजन मान लीजिए, उसको आप अखबार मान लीजिए, बहुत सारे सोशल मीडिया। लेकिन जो खतरा मेरी समझ में आता है वो ये है कि जिस सोशल मीडिया के भरोसे हम बैठे हुए हैं वो हमको धोखा दे चुका है। आज आप देखिए कि उस सोशल मीडिया को कौन लोग चला रहे हैं। जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो किन के हैं? वो उसी एंटी सोशल मीडिया के घरानों के हैं, और वो अपनी तरह से बात कर रहे हैं, फैला रहे हैं। पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, आपने मीडिया में कहीं देखा? इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं देखा? कोई सवाल उठा रहा है इस पर? नहीं उठा रहा है। अमेरिका ने इतना बड़ा टैरिफ लगाया, लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं, एक फोन कॉल की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हम जड़ों की तरफ जाएं तो मैंने जो पहली लाइन कही थी कि हम मासूम होकर नहीं सोच सकते। अब सवाल है कि जिसको हम मीडिया कह रहे हैं उसको खड़ा किसने किया? किन लोगों ने बनाया और किनके हितों को साधने के लिए बनाया? ग्रामशी एक बड़ा फिलोसोफर था, पॉलिटिकल थिंकर। वो हेजिमनी की बात करता था, वर्चस्ववाद की बात करता था। तो ये सारा का सारा मीडिया उस वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए, और मीडिया ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, समाज, संगठन। इसी दिल्ली में एक स्कूल है, संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी में स्कूल है, ह्यूज लैंड है उसके पास। अब जानते हैं उस स्कूल को कौन चलाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी की वाइफ। वो पदेन चेयरपर्सन होती है, और वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खड़ा किया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो साधारण बच्चों के साथ पढ़े। तो 3 साल के बच्चे में ये भरा जा रहा है कि तुम स्पेशल हो, और वो देखो गड़बड़ है, वो खराब है। तो अब आप बताओ कि जो लोग उस स्कूल से पढ़कर निकलेंगे वो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे, या ऐसे तमाम स्कूलों से नहीं करेंगे? तो क्या हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने की कोशिश की? क्या हमने अपना मीडिया को खड़ा करने की कोशिश की? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस देश में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रियल सेंस का मीडिया नहीं खड़ा हो सकता। हो सकता था, हमने वो मौके गंवाए हैं। बिहार में पिछले 30-40 साल से एक सेकुलर सरकार है, कहने को आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 टर्म मुख्यमंत्री रहे सेकुलर क्रेडेंशियल के लोग, महाराष्ट्र में, लेकिन मीडिया नहीं खड़ा हुआ। आप मुझे एक चीज बताइए, आज से 5 साल पहले ऑर्गेनाइजर और 5 जन ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई, हीरक जयंती, डायमंड जुबली। आज से 75 साल पहले तो भाजपा का शासन नहीं था, आरएसएस का शासन नहीं था। वो अपनी चीजों को बचा ले गए साफ। उन्होंने कहा कि हमको मीडिया चाहिए, और कल जब हम सत्ता में आएंगे तो हमको ये अपना सिस्टम चाहिए चारों तरफ। और आप गौर कीजिए, 2003 में मैं इंडिया टीवी में काम कर रहा था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी देश में, और तब नरेंद्र मोदी ने उसके पीछे खड़े होकर उसको शुरू करवाया। क्यों? क्योंकि तब शाइनिंग इंडिया चल रहा था। उस दिन भी नरेंद्र मोदी को लगता था कि जब सत्ता में मुझे आने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे अपना मीडिया चाहिए होगा, और वो रातों रात नहीं खड़ा होगा।
10 साल तक वो संस्थान चला है गुजरात से। और 2014 में जब हुकूमत आई तो आप देखिए रिपब्लिक टीवी खड़ा हो जाता है, इंडिया टीवी अपना एक्सपेंशन करता है, टीवी 9 भारतवर्ष आ जाता है, टाइम्स नाउ नव भारत आता है, एक पूरा जाल खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव फैलाने का इकलौता जरिया मीडिया हो सकता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने यहां क्या बात की, इन्होंने क्या बात की, इन्होंने क्या बात की, किसी को क्या पता बाहर है? ये 50 लोगों के बीच की बात है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस पर कोई नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए, कोई राष्ट्रीय विमर्श खड़ा होना चाहिए, तो क्या हमने उसके लिए काम किया? 100 साल पहले आरएसएस ने सोचा कि हमारा मीडिया होना चाहिए और यह लगातार बढ़ना चाहिए। बिना सत्ता के समर्थन के वो अपना सारा मीडिया साफ बचा ले गए। टुन्नू सा अखबार है, स्वदेश ग्वालियर से निकलता है, 500 कॉपी फटती थी, आज सबसे बड़े अखबारों में वहां के हो गया। सरकार आई, चीजें चल, लेकिन तब तक उन्होंने बचाया उसको। दैनिक जागरण खुलेआम दंगाई अखबार, बचाया उसको, आज देश का सबसे बड़ा अखबार कहा जाता है। हम समझते हैं कि मीडिया नैरेटिव कैसे बनता है, और हम लाख कह लें कि इस मीडिया का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हम सब लोगों को एक सामूहिक कोशिश करनी पड़ेगी, मिलजुल कर कोशिश करनी पड़ेगी, अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी समस्या ये है कि हमारी नाक लंबी और हमारी सोच पीछे चली। हम साझा सोच के आधार पर अपनी नाक को थोड़ा सा कमतर रखेंगे तो बात बन सकती है। और जब तक ये नहीं होगा, ये खतरा बढ़ता चला जाएगा। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि हम कितने भयावह दौर में। आप सोचिए कि अभी अगले 10 साल आगे कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसका इंतजाम कर लिया सरकार ने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सारी सीनियरिटी लिस्ट को पीछे छोड़कर नामित किया, हाईकोर्ट का जज बनाया। तो हमको एक बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको साथ लेना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। और जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का विश्वास अर्जित नहीं करेंगे, तब तक हम आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी, आइडिया ऑफ जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मुझे विश्वास है कि हम सब इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और न केवल लड़ना चाहते हैं बल्कि जीतना चाहते हैं। और हम सब उन संभावनाओं में विश्वास रखते हैं जो संभावनाएं भारत का निर्माण करें। बहुत बहुत शुक्रिया।